कल्चर प्रोटेक्शन। नेचर प्रोटेक्शन तो हमारा एक काम है ही। टूरिज्म ठीक है, टूरिज्म जो कर रहे हैं, लेकिन ये बचेगा ही नहीं तो हम कैसे एंजॉय, यानी हम क्या दिखाएंगे, यानी और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाने वाले होंगे। तो हमारे लिए वो कल्चर प्रोटेक्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगा कि जो पिछले बहुत सालों में जो भी चीज़ें हुई, जैसे भी हुई होंगी, कहीं ना कहीं कल्चर से हम लोग दूर हुए हैं। तो वो वापस लाने में बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। पहले बस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ करता था, अलग अलग जगह पे हमारे मेले मड़ाई जो है, वहाँ पे जाके जब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते उस यानी आप मैडनेस है। छत्तीसगढ़ को जब मैप में दिखाया जाता है तो एम्बेसी ही मना कर देती है बहुत सारी जगह पे। जब वीज़ा अगर आप लगाते हैं, यानी आप अगर यूके में बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे छत्तीसगढ़ ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे एम्बेसी में जब आप वीज़ा लेने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि रेड एरिया। बस्तर दशहरा बहुत यूनिक है हर एक आस्पेक्ट्स में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इवेंट जो है ना, जिसमें ट्राइबल्स का रॉनेस है, क्राउड है, कियोस है, इतना फन है, हर दिन कुछ कुछ अलग है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम बहुत कम फेस्टिवल हैं दुनिया में जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो। नमस्कार, द डी के शो में आपका बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हम कंप्लीटली बस्तर के ऊपर करेंगे, छत्तीसगढ़ बस्तर। आज हम वहाँ के कल्चर, हेरिटेज, उसका इतिहास के बारे में जानेंगे। और आज हमारे बीच है जीत आर्या, जो कि हमें बताएंगे अपने माध्यम से कि बस्तर कैसा है और वहाँ का कल्चर, हेरिटेज क्या है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश कर्नाके एंड यू आर वाचिंग द डी के शो। हेलो जीत भैया, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया एंड थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत समय से प्लान किया हुआ था कि यहाँ आना है और आज मौका मिल गया। ये मेरा सौभाग्य है। मैं भी करीबन लास्ट 3 मंथ से ना हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि भैया तक अप्रोच कैसे करें। और मुझे बहुत कम ही समय पहले वो भी पता चला कि आप मोहित सर के भाई हैं। तो ठीक है, भगवान का दया था कि हम लोग कनेक्शन बन गया जी। चलो, ये चीज़ है ना, आपके मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं रिलेटेड टू द अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। जी। क्या है ये अनएक्सप्लोर्ड बस्तर? अनएक्सप्लोर्ड बस्तर मैं ये कहूँगा कि एक पैशन प्रोजेक्ट है। यानी ये एक अपने माटी को कुछ देने का प्रोजेक्ट है। तो जैसे बीइंग फ्रॉम बस्तर, यानी एक बस्तरिया को हमेशा बस्तर से एक बहुत जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है, मोहब्बत होती है। तो लेकिन मोहब्बत होती है, लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है ना कि आप गिव बैक कैसे करेंगे। यानी आपको इतना सारा चीज़ इस धरती ने सिखाई है, इस जगह ने सिखाई है, आप जो आज हो आप उसको आप इस स्थिति में वैसे पहुँचे। तो एक गिव बैक का एक प्रोजेक्ट है अनएक्सप्लोर्ड बस्तर, जिसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मेरा जो पहला पैशन था, यानी मेरी जो पहली इच्छा थी कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं गाइड बनना चाहता था। यानी मैं पापा जी के पास पहुँचा था और मैं बोला कि मैं पापा जी, मैं गाइड बनना चाहता हूँ, टूरिस्ट गाइड। तो बस्तर में उस समय काफ़ी ज़्यादा बम फटते थे। ऐसी स्थिति थी, नक्सलाइट ज़्यादा थे। नक्सलाइट ज़्यादा थे और जगदलपुर तक थे, तब ब्लैकआउट्स होते थे, जगदलपुर में लाइट चली जाती थी। अरे मैं सुना हूँ कि आई वाज इन विशाखापट्टनम में पढ़ाई कर रहा था। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि 30 डेज के लिए यहाँ लाइट नहीं था, 30 दिन के लिए लाइट नहीं। बिल्कुल आज के डेट पे इंडिया के एक भी ऐसा शहर नहीं जो कोई 1 महीना तक रह पाओ बिना लाइट। सही बात है, सही बात। यहाँ के लोग रहते, टॉलरेशन पावर है। या वो वही समय था जब मुझे इच्छा थी कि क्योंकि स्कूल जाना बहुत पसंद नहीं था। तो स्कूल नहीं जाने के बाद आदमी करता क्या, घूमता है। तो उस समय साइकिल होती थी तो घूमते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि तो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर की जो जर्नी थी वो ट्रैवल से ही स्टार्ट हुआ था और मुझे पैशन था घूमने का। और जब मौका मिला, तो जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था, तो MBA की पढ़ाई करते समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बस्तर के बारे में ना बहुत भ्रांतियाँ हैं। यानी बस्तर इतना खराब नहीं है जितना आपको दिखाया। नक्सलिज्म हमारा पार्ट है, लेकिन ये 100% नहीं है, वो 10% हमारा पार्ट है। वो भी एक ऐसा पार्ट है जो हमारी गलती नहीं है यार। नहीं है। आप एक बार कभी बस्तर आए हो, घूम के देखो, जितने इंडिया भर में जो मिट्टी पाया जाएगा ना, वो सब इस बस्तर में मिल जाएगा एकदम। कश्मीर की ब्यूटी और साउथ की ब्यूटी, ये दोनों मिलती है इस बस्तर पे। सही बात, मैं एग्री करता हूँ आपके बात से। तो ये तो बिल्कुल, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बस्तर एक सच में सुंदर जगह है। बहुत।
और इसी तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। यानी जब मैं अपना MBA कर रहा था तो हमने एक सोशल मीडिया पेज बनाया था फेसबुक में 2010 में, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के नाम से, जिसमें हमने सोचा था कि नक्सलवाद के अलावा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं, आप भी यहीं से हैं, तो हम लोग को ना एक अलग नज़रिए से देखा, अच्छा बस्तर से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, अच्छा तू तो नक्सली होगा। आई रिमेंबर वन डे व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हाँ, तो एक बूढ़े से एक अंकल जी आए, बोले कि बेटा कहाँ के हो तुम? मैं बोला कि छत्तीसगढ़। तो बोले छत्तीसगढ़? हाँ छत्तीसगढ़, बस्तर से हूँ मैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो एकदम ऐसे मेरे कंधे में हाथ रखे, बोले कैसे जीते हो तुम लोग बेटा, कितना कष्ट है। मैं लिटरली मैं क्या बोला, यहाँ मेरे को ज़्यादा डर लगता है, वहाँ आज़ादी से जीता हूँ। सही बात। और ये आज़ादी हम लोग सब ने एंजॉय किया है बहुत। Exactly. और जब कोई नेगेटिव बोलता है तो हमारे ईगो पे आता है हाँ। कि नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग उनको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, अपनी फोटोज दिखाने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम दिखाने लग जाते हैं कि ऐसा है हमारा बस्तर, ये ब्यूटी है हमारी बस्तर की। और उन लोग भी दिखाते हैं कि देखो न्यूज़ में तुम्हारा बस्तर ऐसा है। हाँ। दोनों चीज़ें हैं। हाँ, पर इनसिक्योरिटी एक काइंड ऑफ और उनको भी एक तरह से ना लगता है कि ये बंदा कैसा है। जैसे एक मेरे भिलाई से एक रिलेटिव आए हुए थे, तो वो भैया पहली बार आए थे, अभी 5 साल पुराना कहानी बता रहा हूँ। तो जैसे ही बोले ना, वो राज होटल के सेंटर जो एक चौक है, वहाँ से मैं गुजर रहा था उनके साथ बाइक में। तो बोल के देखते हैं, बोलते ये सारे लोग क्या नक्सलाइट तो नहीं है, इतने सारे लोग हैं वहाँ, मतलब कोई गन वन ना निकाल ले। मैं बोला कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे फादर ने आज तक नहीं देखा, मेरे ग्रैंडफादर ने आज तक नहीं देखा। सो आप मतलब इतना इनसिक्योर मत हो, इतना भी खतरनाक नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा कर दे। सही बात है। या बट टू द पॉइंट, ये अनएक्सप्लोर्ड बस्तर, आपने इसे एक ऐसे पार्ट को निकाला हुआ है जो इसकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट, एंड अप्रिशिएट करता है लोगों को कि आके झांको हमारे बस्तर को भी। करेक्ट, राइट। सो क्या है इस अनएक्सप्लोर्ड बस्तर पे? अनएक्सप्लोर्ड बस्तर एक ना बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। यानी मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है। जब मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के आया, मैं मेघालय में था उस समय, काम कर रहा था, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता था तो वो मार्केट रिसर्च में थी। तो हम हर एक जगह पे जाके अलग अलग काइंड ऑफ रिसर्च करते थे, उसमें घूमने मिलता था, इसीलिए मैं वो काम करता था। तो मैं कश्मीर में भी काम किया, उत्तराखंड में काम किया, नॉर्थ ईस्ट में काम किया, केरल, तमिलनाडु, एक क्रॉस इंडिया मैंने काम किया उन 5 सालों के बीच ड्यूरेशन पे। और उस समय मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे बस्तर में इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये एक्चुअल में इसको कोई यानी लोग तब भी आने में डर रहे हैं, यानी वहाँ पे कुछ गैप है। बीइंग ए MBA गाय, हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं और वो गैप निकाल की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली टूर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फिर 2016 में यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड बस्तर स्टार्ट किया, जस्ट टू प्रमोट आवर प्लेस। मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट आवर प्लेस। उसके साथ में बाद में मुझे पता चला कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारी टूरिज्म के चीज़ों के यानी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने लग गए, उनके साथ में काम करने लग गए। हम लोकल कम्युनिटी, क्योंकि लोकल कम्युनिटी भी टूरिज्म के बारे में नहीं जानती, लेकिन टूरिज्म उनकी इकोनॉमी को ट्रांसफर कर सकती है, माइन से तो बेटर है। राइट। यानी टूरिज्म से हम जंगल बचा सकते हैं, टूरिज्म से कंजर्वेशन हो सकता है, जितने हेरिटेज चीज़ें हैं हम बारसूर बचा सकते हैं, हम दंतेवाड़ा को बचा सकते हैं, कंजर्वेशन हो सकता है। तो हमने लोकल कम्युनिटी को जोड़ा। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है, टूरिस्ट को भी लेके आना पड़ेगा। तो वी एक्ट एज ए टूर ऑपरेटर। तो हम गवर्नमेंट के साथ टूरिज्म कंसल्टेंट हो गए, कम्युनिटी के साथ हम उनके ट्रेनर हो गए, उनके कंसेप्ट्स बनाने लग गए, और टूरिस्ट के लिए हम लोग एज ए टूर ऑपरेटर काम किए। तो ये कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला के साथ अब हम काम कर रहे हैं। ओके, एंड बस एक क्वेश्चन है, हाउ यू गाइस कैन लाइक मेक लाइक टूरिस्ट टू कम दिस प्लेस एंड विजिट दिस लोकेशंस एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ बस्तर, लाइक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आपने कैसे उन लोगों को कन्विंस किया कि एक बार बस्तर तो आओ? बहुत डिफिकल्ट था भाई, मैं आपको बताऊं। यानी ऐसा आसान नहीं था। लेकिन एक चीज़ था कि अनएक्सप्लोर्ड बस्तर का जो पेज था, जो फेसबुक में था उस समय, और फेसबुक उस समय पॉपुलर माध्यम होता था, तो हमारा पेज वायरल था। ओके। तो अनएक्सप्लोर्ड इनिशियल डेज में तो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर में जैसे हमने ट्रैक्स का डाला, हमने कैंपिंग का डाला, तो धीरे से लोगों की अट्रैक्शन आई, उसमें लोकली आए। जगदलपुर के लोग ट्रैकिंग करने गए, कैंपिंग करने गए, छत्तीसगढ़ के इंसान नहीं आ रहे थे, रायपुर के इंसान नहीं आए, भिलाई के नहीं आए। लेकिन जब यहाँ के बोले कि सेफ था, मस्त ट्रैकिंग हुआ, कैंपिंग हुआ,
तो वो लोग इन्फ्लुएंस, यानी ज़्यादा रेफरल से लोग आए, ओके। बहुत मार्केटिंग से उस समय पे नहीं आए। उन्होंने बोला कि सेफ है, आओ यहाँ कैंपिंग करके जाओ, और सबको घूमने की इच्छा ज़रूर थी, एक्सपीरियंस करने की इच्छा ज़रूर थी। तो हमने एक जो माध्यम लिया, इनिशियली लोकल लोग को टारगेट किया और उनके थ्रू रेफरेंसेस का काम किया, और मेजरली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जितने इन्फ्लुएंसर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, उन सबको एंगेज किया, और उनके थ्रू जो कंटेंट क्रिएट हुआ और वो कंटेंट पॉपुलर किया हमारे बस्तर को और अनएक्सप्लोर्ड बस्तर को, तभी वो कन्वेंस हुए, यानी टूरिस्ट तभी कन्वेंस हो पाए। तो हमारे पास क्या होता है कि हम वीडियो दिखाते हैं कि अगर आपको बस्तर अनसेफ लग रहा है तो आप ये वीडियोस 4 इंस्टाग्राम के रील्स देख लीजिए। अब पहले हम यूट्यूब दिखाते थे, उनको फेसबुक के पोस्ट दिखाते थे, लेकिन अब सारे रील्स पे आ गया है मामला। तो इस तरीके से हम लोग लोगों को कन्वेंस करते हैं। अब तो नॉर्मल हो गया, पहले बहुत चैलेंज था, अब तो नॉर्मल हो गया, लोग आना चाहते हैं बस्तर, ओके, घूमना चाहते हैं। और जैसे हमारे जो बस्तर है ये काफ़ी ट्रेडिशन में रिच है जी। तो कुछ पार्ट आप इसको भी उन्हें एक्सपीरियंस कराते हो? जी, अगर एक इंसान आता है तो बस्तर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हाँ। जैसे अगर नेचुरल एलिमेंट्स है तो आप वाटरफॉल्स देखते हैं, जंगल देखते हैं। सेकंड एलिमेंट है जो हेरिटेज वाइज है। आप जगदलपुर पैलेस में जाते हैं, दलपत सागर एक हेरिटेज है आपका, बारसूर है, दंतेवाड़ा है, नारायणपाल टेम्पल है। बस्तर में हेरिटेज की कमी नहीं है, और काफ़ी पुराना है, यानी 2000 साल पुराना, 2500 साल पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स मिल जाता है यहाँ पे देखने को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है हमारा कल्चर। तो बस्तर का जो कल्चर है वो ही उसको यूनिक बनाता है। तो यहाँ पे जो आदिवासी परंपराएं हैं वो इतनी यूनिक है, इतनी साइंटिफिक है, और आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी मिनिमलिज्म, आजकल बाहर के दुनिया में बोलते हैं कि मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना चाहिए। हमारे आदिवासी भाई बहन हमेशा से मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जिए हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पैसा कमी है, आप उनके सोना चांदी देखोगे ना, ये मोटा मोटा, लेकिन भी ग्राउंड टू अर्थ। यस, वही नॉर्मल खाना, वही जिंदगी, एकदम मीठा सा, कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं, है ना। तो ये एक जो एलिमेंट मुझे लगता है कि जो कल्चर का जो एलिमेंट है वो अगर क्लब करते हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको जो लोकल गाइड होंगे वो यहाँ पे बस्तर के रेसिडेंट्स होंगे, वो आपको घुमाएंगे, वो आपको ट्रैकिंग्स पे ले जाएंगे, आपको कैंपिंग कराएंगे। कभी आपको मी बीइंग अ वेजिटेरियन, बट हम लोग चापड़ा चटनी भी खिलाते हैं, जो चीटी की चटनी यहाँ की फेमस होती है। आपको दोना पत्तल में, यहाँ पे ट्रेडिशन पहले से चला था कि दोना पत्तलों में खिलाया जाता है। बस्तर का आदमी राजा होता है, सियाड़ी पत्ता में खिलाते हैं, सियाड़ी पत्ता में, साल के पत्ता में इनमें खिलाया जाता है। तो हमने ये टूरिज्म के कंपोनेंट बना दिया। तो आप कभी भी कहीं पे जाएंगे तो आपको पत्तल में खाना खिलाया जाएगा। आप होम स्टे में जा सकते हैं, आप कल्चर देख सकते हैं, आप मार्केट्स जा सकते हैं, मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं, आप इमली खा सकते हैं, आप महुआ का ड्रिंक पी सकते हैं, आप सेल्फी पी सकते हैं। आपको हर एक चीज़ नेचुरल यहाँ पे मिलता है। इनफैक्ट यहाँ के जो एल्कोहल का भी जो लेवल है घर पे बना हुआ होता है। हाँ, I mean, वो भी एक इनको एक पैटर्न होता है बनाने का जी। कोई वो कहीं से खरीद के ऐसा कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। ये लोग एकदम फल लेंगे, उसको जो भी प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन जो भी है, वो करके प्योर निकाल के, जो इंसान इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, उसके लिए ऑसम है, बड़ा नेचुरल है, और नेचुरल भी है, और इसमें एक भी केमिकल नहीं है। तो आपको, जैसे अगर आप महुआ भी करते हैं, सेल्फी भी करते हैं, तो इसका हेल्थ में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इनफैक्ट हेल्थ बेनिफिट में सुना हूं, सेल्फी का हेल्थ बेनिफिट में, इसको बोल सकते हो बस्तर का बियर, राइट। और ये पेट, अगर आप सुबह पीते हैं तो इससे आपका पेट साफ होता है। हाँ। और आप रात को पीते हैं तो आप हाई होते हैं, यानी आपको चढ़ती है। तो यानी आप सुबह पीजिए, आपका पेट, जिनको यानी बहुत सारे जो डाइजेशन का इशू है, वो तो एकदम क्लियर कर देता है। तो इतना विदाउट प्रोसेस वो बनता है, मतलब सिर्फ रस है। इट इज रियली ऑसम। और इससे चापड़ा चीटी से याद आया, मैं किसी को बताऊंगा ना अगर छत्तीसगढ़ के बाहर या बस्तर के बाहर की चापड़ा चाटी, तुम लोग चापड़ा चाटी खाते हो? हाँ। मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैं भी खाता हूँ। अच्छा, मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं भी खाता हूँ, मेरा फेवरेट है। अच्छा, सीरियसली मैं टेस्ट, और मैं पूछा अपने पुरखों से कि ये कहाँ से आया, तो बताया कि ना उस समय कुछ मेडिसिन मिलता नहीं था, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड को अगर तुम बॉडी पे अगर वो लगाओ तो ऑटोमेटिक ठीक होने के लिए जो बोरलिन यूज करते हैं ना, उसमें भी फार्मिक एसिड, जिंक, ये सब होता है। सेम चीज़ का जो एलिमेंट है वो हमारे चापड़ा चीटी में पाया जाता है। इनफैक्ट मेरे डैड बोलते थे कि बचपन में उनका बहुत तबीयत खराब था, बुखार था बहुत उनको, और वो एक यही पास में एक पेड़ है, मतलब पीछे जो मेरे पुराना घर है,
उस वहाँ पर जाके बैठे थे और ऊपर से वो चापड़ा चीटा होता है ऊपर गिर गया, लिटरली गिर गया और पूरा काटा उनको, और आपको यकीन नहीं होगा उनको तुरंत बुखार उनका उतर गया। तो बोलते हैं कि वो सच है, मतलब वो लोग यहाँ के जो खाते थे ना, तो 2 मैंने मिथ सुनी है। एक तो ठीक हो जाते हैं, वो मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। दूसरे लोग बोलते हैं कि उसको खाओगे तो तैरने लगोगे ऑटोमेटिक। आई डोंट नो हाउ। अब मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, मैं खाया था और मैं तैरने लगा हूँ। मैं वहीं से, मतलब मैं पता नहीं क्या लॉजिक था, बट एक दिन मैं विशाखापट्टनम घूमने गया हुआ था और 2 दिन पहले मैं उसको टेस्ट किया था और मैं सच में स्विमिंग पूल में तैर रहा था विदाउट किसी की ट्रेनिंग के बिना। हाँ, बट ये मिथ है, आई डोंट नो हाउ, पर ऐसा हुआ था। सही है। यहाँ का ट्रेडिशन है जी, यहाँ का खान पीन कैसा है? अब बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है। हमारे यहाँ पे अभी जंगल बहुत अच्छा से बचा हुआ है और तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। तो जैसे, और यहाँ पे बहुत लीफी वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं ज़्यादा वेजिटेरियन वाली खाना खाता हूँ, तो मैं वेजिटेरियन लीफी वेजिटेबल्स का भी एक ऑप्शन है। कंद यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, जो जंगल के कंद होते हैं, जिसको हम लोग कांदा बोलते हैं। तो वो कांदा की भी वेराइटीज़ बहुत सारे होते हैं। नॉनवेज का वेराइटी यहाँ पे काफ़ी सारा है, जैसे यहाँ पे चिकन पोड़गा बोलते हैं, पुड़गा बोलते हैं, अंडा पुड़गा बोलते हैं। वो सारे आइटम्स यहाँ पे काफ़ी डेलिकेसी मानी जाती है। और साथ में जैसे तिखूर के शरबत भी होता है, और तिखूर के यानी मीन्स एक बर्फी टाइप का बनाया जाता है। तिखूर एक बहुत अच्छा चीज़ है जी, और वो वेजिटेरियन भी है। हाँ, और वो पेट ठंडा करता है, उसके जो तत्व मिलते हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ का तिखूर बहुत फेमस भी है ना, बस्तर जिला का। और भी जगह होते हैं शायद छत्तीसगढ़ पे, तिखूर पूरे छत्तीसगढ़ पे हर जगह में, हर जगह पे, बट है तिखूर में बात है। अच्छा, पता है इस पॉडकास्ट से पहले मैं आपसे 2 महीने से मैं भी सोच रहा था कि कैसे कनेक्ट हूँ, मुझे लिंक नहीं पता था। एंड यू नो व्हाट, क्यों कनेक्ट होना चाहता था, नॉट ओनली द रीज़न इज़ पॉडकास्ट, पर इसके अलावा क्या था कि अभी रिसेंटली मैं बाली विज़िट करके आया था। तो जब मैं बाली विज़िट करके आया था तो एक चीज़ मैं पाया वहाँ कि हमारे पास सब कुछ है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, राइट? अब मैं वहाँ क्या देखा कि बाली में आप जो जितने सोशल मीडिया पे आपको देखोगे ना वीडियोस, वो सारे ऐसे दिखते हैं जेन्युइनली कि बहुत पुराने टाइम से। नहीं है, बाली में ऐसा ही है। बाली बस बीच उसके पास एक एक्स्ट्रा है। बाकी बाली का जो कल्चर है, बस वो लोग अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ट्रैवल्स में, मतलब टूर एंड ट्रैवल के माध्यम से, वो बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। और सेम चीज़ हम नहीं जानते। मेरा ये एक्चुअली मेन मकसद था आपसे डिस्कस करने का कि अगर हम उस लेवल तक पहुंचा पाए तो ये बस्तर का अनएक्सप्लोर्ड बस्तर, और ये बस्तर का जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये इसका एक और बहुत अच्छा फ्यूचर है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे खफा भी होते हैं इस बात पे, कि मुझे ऐसा लगता है कि ना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कहीं थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन करना पड़ जाता है, राइट? जैसे अगर मान के चलिए कि क्यों कमर्शलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है। एक, आप अगर गुजरात में जाते हैं और गुजरात में नवरात्रा में जाते हैं, तो आपको देखेंगे कि सब लोग बहुत ही अच्छे ड्रेसअप से आते हैं और वहाँ पे वो कल्चर प्रमोट हुआ, यानी वो कल्चर वहाँ पे प्रोटेक्ट होता है। आजकल के समय में बहुत सारा चीज़, यानी हम लोग एक सिविलाइजेशन वॉर पे चल रहे हैं कि यानी एक बड़ा सिविलाइजेशन, अब हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, अब हमारी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गई है। अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव की ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गई है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे हम उसको किसी ना किसी तरीके से मोनेटाइज कर पाएँ, राइट? तो मुझे लगता है कि कल्चर का प्राइड भी बचता है। यानी मैं अगर अपने कल्चर को दिखा रहा हूँ और उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने का मुझे प्राइड तो है ही, और मुझे थोड़ा सा एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा होता है। तो बाली में ये हुआ है, साउथ एशियन कंट्रीज में यही हुआ है। मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लेकिन पर वो अपने बचाते हुए कल्चर को बचाते हुए। मतलब मैं लिटरली देख रहा था हर घर पे आज भी हम जैसे बाना देते हैं ना, वैसे वहाँ अगरबत्ती, पत्तल, पान पत्ता में वो देना, वो हर घर, हर कार के ऊपर, हर ऑफिस में, हर शॉप्स में आज भी वहाँ लोग देते हैं। अपने कल्चर को बचा के रखें। वो मैं टेम्पल गया तो बोले लौंगी, आई डोंट नो व्हाट इज मीनिंग, बट अरे यार लुंगी ऐसा बोलो ना, लुंगी तो है, लौंगी कर रहे हो, कहाँ से पता चलेगा? मैंने उसको पूछा कि आप लोग इसको क्या देते हो, what is this, like why you are like offering to the environment? So some lady told me that like this is a kind of offering to the god,
एंड उसमें कुछ एक्सप्लेन करी कि लाइक ये दिस इज द थिंग दैट वी कॉल्ड एज अ फंड हैंड. सो वो थोड़ा चाइनीज टाइप का फंड हैंड. मैं बहुत बार सोचा, देन आई गॉट टू नो दैट भैया मैम वो फरहन नहीं है, वो पान दान है. तुम हमारे कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर से लिए हो, पान पत्ता को कटिंग करके दान कर रहे हो ईश्वर को. पान दान, दे कॉल्ड एज फरहन. सो इट्स समथिंग लाइक cultural differences or communication gaps, but this was the same. So I found that. But यहाँ पर जो है ना 4 जनजातियाँ हैं, 4 ट्राइबल जातियाँ हैं शायद यहाँ. उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, आई बिलीव उससे ज़्यादा. एक मुझे 2 पता है, मुरिया एंड माड़िया, है ना. जी. तो मुरिया, मुरुम से मुरिया आया, जमीन को मुरुम बोलते थे, तो जमीन में रहने वाले मुरिया हुए. माड़ यानी पहाड़ को माड़िया बोलते, तो पहाड़ में रहने वाले माड़िया हुए. तो ऐसे यहाँ जनजाति हैं. क्या इसमें भी आप लोग काम कर रहे हो कुछ? अब ये तो बहुत, यानी जितना भी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे हमको काम करना है और जिस पे हम काम कर रहे हैं. कल्चर प्रोटेक्शन, नेचर प्रोटेक्शन तो हमारा एक काम है ही. टूरिज्म ठीक है, टूरिज्म जो कर रहे हैं, लेकिन ये बचेगा ही नहीं तो हम कैसे एंजॉय, यानी हम क्या दिखाएंगे, यानी और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाने वाले होंगे. तो हमारे लिए वो कल्चर प्रोटेक्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. और मुझे ऐसा लगा कि जो पिछले बहुत सालों में जो भी चीज़ें हुई, जैसे भी हुई होंगी, कहीं ना कहीं कल्चर से लोग दूर हुए हैं. तो वो वापस लाने में बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि इतना फैंसी है मॉडर्न वर्ल्ड कि हर कोई उसमें जाना चाहता है. किस तरीके से कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर का एक जो एलिमेंट है कि हमें कल्चर प्रोटेक्शन करना है और लोकल्स के साथ में काम करना है. उनको बताना है कि दोना पत्तल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर के लिए. उन्हें ये बताना कि जो आप हेड गियर पहनते हैं, बाइसन हॉर्न माड़िया जो पहनते हैं, यानी हेड गियर्स पहनते हैं, वो बहुत यानी एक गहना है जो आप अपनी जनरेशन को दे रहे हैं. बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, यानी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. आप जो पहनते हैं, जिस ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं, वो सबको प्रोटेक्ट करना है. लेकिन ऐसा है, उन लोग तो जीन्स पहन रहे हैं, हम धोती पहनेंगे. ये जो मानसिकता आई है, अब जब मानसिकता चेंज हुई है, जैसे अभी बस्तर पंडुम फेस्टिवल हो रहा है, उससे पहले बस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ करता था. अलग अलग जगह पे हमारे मेले मड़ाई जो है, वहाँ पे जाके जब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, उस यानी आप मैडनेस है ये. यानी जब आप देखेंगे उसको, सारे लोग वो मांदर लेके बड़े नेचुरल चीज़ों से बनता है एकदम. कौड़ी वो इमली के बीजे से बना लेते हैं जी, है ना. और वो कुछ कांच को गोल काट के कुछ सिक्के लगा लेंगे. पुराने सिक्कों का बड़ा यूज है. और आप गोल्ड अगर देखोगे तो 24 कैरेट, 22 में नहीं उतरेगा वो चीज़, है ना. मतलब बिल्कुल काफ़ी यूनिकनेस हो जाता है. और बहुत ही रिच कल्चर है इन बस्तर का. बहुत रिच कल्चर है. जैसे आपने भी ट्रैवल किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है. मुझे ऐसा लगता है कि देश में कुछ ऐसे पार्ट अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पे कल्चर बचा है. बिल्कुल. और वो हमारा बस्तर है. और अब आज की जनरेशन, यानी हमारी जो जनरेशन है, वो अगर प्रोटेक्शन नहीं करेगी तो आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद हमारे पास कुछ बचेगा नहीं. एक्सटिंक्ट, या. तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट. अब बचाएंगे कैसे आप? तो कहीं ना कहीं आप उसको किसी चीज़ का, या तो बहुत सारा प्राइड आए और बहुत सारा चीज़ हम लोग कर लें, या कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा सा टूरिज्म से जोड़ें और टूरिज्म से जुड़े लोग एप्रिसिएशन ज़्यादा करें, तो अपने आप प्रोटेक्शन होगा. आपको आप कभी कहीं जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा इस तरीके से ही रहूं. जब बाहर से जब लोग आते हैं और बोलते हैं कि यार आपका हेड गियर कितना सुंदर है, आपकी ज्वेलरीज कितनी सुंदर है, और आपने ये ऑर्नामेंट्स पहना है कितना सुंदर है, ऑटोमेटिकली लोगों में ऐसा आएगा कि यार ये तो मुझे करना चाहिए. अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो फैंसी थोड़ा सा बन जाता है. Okay. वी नीड अ थोड़ा सा फैंसी सिस्टम. यूथ नहीं जुड़ने वाला है. ओल्ड एज जुड़ सकते हैं, लेकिन यूथ नहीं जुड़ेगा. यूथ को जोड़ने के लिए हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए तरीके का, प्राइड के साथ में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी. फॉरेन से क्लाइंट्स आते हैं ट्रैवल के लिए जी. तो ऐसा प्रमोशन जब आप चालू किए थे और अभी तक कर रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस आए थे? एक तो हम छत्तीसगढ़ को जब मैप में दिखाया जाता है तो एम्बेसी ही मना कर देती है बहुत सारी जगह पे. जब वीज़ा अगर आप लगाते हैं, यानी आप अगर यूके में बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे छत्तीसगढ़ ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे एम्बेसी में जब आप वीज़ा लेने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि रेड एरिया है, तो सरकार को इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा. तो वो ट्रैवल जब करना चाहते हैं तो वो करने आते हैं दिल्ली, उड़ीसा, और उस सर्किट के बीच में वो
बस्तर या छत्तीसगढ़ आते हैं, यानी वो बोल के आएंगे तो उनका मैक्सिमम चांसेस है कि उनको वहाँ पे मना कर दिया जाए कि ये रेड विंग एरिया है। सरकार को एम्बेसीज में ये मैसेज पास करने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ पूरा एरिया नहीं है, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ तो वैसे ही अलाउड नहीं है किसी को भी, तो आप वहाँ तक का नहीं है। तो ये बहुत सारे वीज़ा में इश्यूज आते हैं। तो लोग जो अभी ट्रैवल करते हैं वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस तरफ से आते हैं दूसरा बोल के, और आते हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। पर्टिकुलरली सिर्फ छत्तीसगढ़ बोल के कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते होंगे। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है जी। और जैसे अगर प्रमोशन का टाइम आया था तो क्या चैलेंजेस था कि आप प्रमोट कैसे किए कि नहीं यार, दिस इज आवर बस्तर एंड यू शुड टेक वन, गिव अस वन चांस टू मेक इट। हमने बैकपैकर्स को टारगेट किया क्योंकि एक डेस्टिनेशन को फेमस करने के लिए बैकपैकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। तो जिसमें मैं खुद भी एक बैकपैकर्स अपने आप को कैटेगरी में रखता हूँ। बैकपैकर क्या होते हैं कि उनको नए एक्सपीरियंसेस चाहिए और वो छोटे चीज़ों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी वो स्टेज नहीं देखते, उनको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, ऑथेंटिसिटी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है। तो हमने बैकपैकर्स को टारगेट किया। तो बैकपैकर्स जब आने लगे तो बैकपैकर्स से माहौल बनने लगा। बैकपैकर बहुत अच्छे होते हैं दिल के, वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए ब्लॉग लिख देता हूँ, मैं आपके लिए सोशल मीडिया कंटेंट कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने लिखना स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प किया जो ब्लॉग्स लिखे हैं जिन्होंने, और विदेशियों ने उनको वो ब्लॉग पढ़ा और उस ब्लॉग से वो हमारे पास पहुँचे। तो अभी भी हमारे पास पहुँचने का तरीका यही है कि वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉग्स पढ़ रहे होंगे, किसी और के द्वारा लिखा हुआ, हमारे द्वारा नहीं, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के द्वारा नहीं, किसी एक ने लिखा होगा। कोई हमारे फॉरेनर क्लाइंटल होंगे जो ट्रिप एडवाइजर में हमें रिव्यू कर रहे होंगे, तो वो उन्होंने अपने लैंग्वेज में भी किया होगा, तो वो अपने लैंग्वेज में ब्लॉग्स लिखे हैं, तो वो हेल्प करता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है पहले से, यानी हमारे आने से पहले रजनीश जी हैं, शकील रिजवी जी हैं, इन्होंने काफ़ी सारा काम किया होता है जिन पे फॉरेनर क्लाइंटल्स पहले से ही आ रहे थे, यानी 15-20 सालों से उनके पास आ रहे थे। तो हमने अब थोड़ा सा उनके नेटवर्क को और स्ट्रेंथनिंग किया, उनके हेल्प से भी हम लोग ने फॉरेनर्स को ट्रैप करने की कोशिश की। तो अभी इट्स अ गुड थिंग, अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और यहाँ का एक फेस्टिवल है जो मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट है, बस्तर का दशहरा जी। तो इसे क्या आप प्रमोट कर रहे हो दशहरा को? बस्तर दशहरा बहुत यूनिक है हर एक एस्पेक्ट्स में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इवेंट जो है ना जिसमें ट्राइबल्स का रॉनेस है, क्राउड है, कियोस है, इतना फन है, हर दिन कुछ कुछ अलग है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ना बहुत कम फेस्टिवल हैं दुनिया में जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, और ये बस्तर दशहरा है और हमारे पास सबसे बड़ा एसेट है। हम ये कर रहे हैं कोशिश कि बस्तर दशहरा हम लोग का मेन सीज़न भी होता है, जब लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, सारे होटल्स पैक होते हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ रहने के लिए। तो हम प्रमोट तो कर रही हैं और लोग आना चाहते हैं इस कल्चर को एक्सपीरियंस, और उस समय पे नेचुरल साइट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। चित्रकूट अपने फुल फ्लो में होता है, तीरथगढ़ अपने फुल फ्लो में होता है, केव्स उस समय ओपन होने के चांस पे रहते हैं, चांस पे रहते हैं। तो ग्रीनरी भी है, कल्चर भी सबसे बेस्ट देख रहे हैं और इतना सारा फन देख रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे टूर पैकेजेस करते हैं। हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है पिछले साल, जिसका नाम है bastardashera.com। ओके। तो उसमें बहुत सारे लोग को ये रहता है कि बस्तर दशहरा के हर दिन में क्या होने वाला है, कौन से दिन में होने वाला है, तो हम अपने टूर प्लान कर पाए। ओके। तो हमने 2025 का पहले से ही डाल दिया है, इस दिन में ये होने वाला है, अगर आपको प्लान आउट करना है तो आप लोग प्लान आउट कर लें। और उसमें कहीं हम टूर पैकेजेस नहीं बेच रहे हैं, इट्स अ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। तो आप वहाँ जाइए, बस्तर दशहरे के बारे में देखिए और आप देख लीजिए। तो बस्तर दशहरा में सरकार भी बहुत कुछ करना चाहती है और कर रही भी हैं। पिछले साल बस्तर मड़ई हुआ था, तो उसका हमने कॉन्सेप्ट किया था। हम सब लोग, बहुत सारे लोगों ने मिलके कॉन्सेप्ट किया था, तो उसका भी बहुत अच्छा एक यानी रिस्पॉन्स रहा है। अंग्रेज़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं, विदेशी नहीं पहुँच पाए हैं बस्तर दशहरा में। यहाँ पे जब विदेशी बहुत सारे पहुँच जाएं तो इकोनॉमी एकदम से बूस्ट होने लग जाएगा। अभी लोकल क्राउड बहुत ज़्यादा है। बस्तर ना कि सिर्फ हेरिटेजेस का जगह है, कल्चर यहाँ के अच्छे हैं, कुछ फूड्स भी यहाँ के बहुत फेमस हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? काफ़ी यूनिक है फूड, यानी स्पेशली हमारे यहाँ का जन्नत जब हो जाता है, जब बारिश होती है, तो बारिश में सबसे पहले बोड़ा आता है, जो बहुत एक्सपेंसिव फूड आइटम है।
2,000-3,000 रुपए केजी में एक आप सब्जी खाते हैं। तो यानी ये तो सबसे एक्सपेंसिव फूड आइटम्स में आता है। और यहाँ पे पहली बारिश के साथ बोड़ा स्टार्ट होता है। साल पेड़ के नीचे निकालते हैं, हाथ से मैनुअली निकालते हैं, एंड इट टेस्ट लाइक अमेजिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यानी हर एक आदमी ना क्रेजी है यहाँ पे। अगर कोई कंपेयर करेगा ना नॉनवेज या ये मशरूम बोड़ा, तो वो पहला बोड़ा बोलेगा। जो खाया है वो बोड़ा का दीवाना हो जाता है 100%। और बेनिफिट्स प्रॉपर्टीज भी उसके बहुत काफी अच्छे हैं। हेल्थ प्रॉपर्टीज भी सेम प्रॉपर्टी लाइक अ मीट एंड ऑल, सो प्रोटीन्स मिलते हैं। और भी कई सारे यहाँ पर मशरूम शायद हैं। उसके बाद हम लोग के जस्ट उसके बाद ही फूटू होता है। तो वो लंबे से मशरूम होते हैं और बहुत ही टेस्टी, यानी उसका टेक्सचर भी बहुत स्लीपी रहता है। थोड़ा सा अगर आप टमाटर के साथ डालते हैं टेंगी होता है। अमेजिंग फूड। फिर देन बैम्बू शूट आपने होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी फेवरेट है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत मिलता है, बहुत सारी जगहों पे मिलता है। तो बैम्बू जो शूट है उससे जो पास्ता बनता है, और इससे चाइना खाता है सेम चीज। हाँ, हम भी खाते हैं। हाँ जी, यानी कल्चर तो थोड़ा बहुत सेम ही है। राइट। बहुत यानी सबसे बेस्ट टाइम है और बहुत सारे कंदमूल्स भी आते हैं उस समय पे। और आपको भाजियाँ बहुत सारी वैरायटी के मिल जाते हैं। तो फूड वाइज और मछलियों का काफ़ी, फिश का काफ़ी सारा मिल जाते हैं। और बाकी फ़िश यहाँ का मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के छोटे फ़िश जो मिलते हैं वो हैं। और बाकी वेज में तो बहुत सारे ऑप्शंस अपने हैं। जो नॉर्मल जो कंट्री चिकन जिसको देसी मुर्गा बोलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा वैरायटी से कुक होता है यहाँ पे। कम मसाला, कम तेल, यानी इनफैक्ट ज़ीरो तेल के साथ बनाया जाता है। और वो टेस्ट बेहतर, इतने मसालों के अलावा भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। एक मैं वीडियो देखा था, वो एक यहाँ जो खट्टा भाजी होता है ना, जिसको सैर स्पेनक बोलते हैं, तो उसका फल होता है रेड कलर। बस्तर की कोई वीडियो था, मैं भी कभी खाया नहीं हूँ। उसको सुखा के उसको पाउडर करके एक रेड कलर का पीस लिए थे, तो थोड़ा टेंगी टेस्ट होता है उसको। वो पत्ते पे मछली, वो उसको डाल के वो सेम पाउडर और नमक और मिर्ची हल्का सा मसाला, और इट वाज लाइक ऑसम। बस उतने। तो काफ़ी चीज़ें इन लोगों, यहाँ के स्पाइस भी थोड़ा सा डिफर करते हैं। खट्टा ऐसा टाइप का खाते हैं, इमली का खट्टा, इसका खट्टा, ये मैंने जो पाउडर बताया। तो काफ़ी यहाँ पर खट्टे भाजी का यूज़ होता है। सार्क स्पेनक जिसको बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में बहुत पचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, भी शायद इंक्लूड हुआ है बस्तर कांगेर वैली जी। तो इसके बारे में क्या है, कैसा है इसका? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के पोटेंशियल लिस्ट में लाया गया है। ओके। तो ये जैसे गवर्नमेंट में एक हमारे धमशील सर थे, तो उन्होंने इनिशिएट किया था 2 साल पहले ये डिस्कशन पे, और उन्होंने सबको जोड़ा, हम भी जुड़े उसमें, सारे लोग ने जोड़ा। बहुत सारे बर्ड फेस्टिवल्स हुए उस बीच में, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन किया गया। बाहर की एजेंसी आई, कंसल्टेंट्स आए, और उनने 2 एस्पेक्ट को देखा कांगेर वैली नेशनल पार्क का। एक नेचुरल, कि यहाँ पे केव्स भी हैं, यहाँ नेचुरल चीज़ें भी हैं। केव्स हैं, आपके पास लाइमस्टोन केव्स का भंडार है यहाँ पे। फिर आपके पास वाटरफॉल्स अनगिनत है। आपके पास साल का फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट है। ये कम्प्लीटली जो कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो एरिया है वो मिक्स फॉरेस्ट, नहीं तो यूजुअली आप देखेंगे तो साल फॉरेस्ट है, लेकिन कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो रीजन है वो मेजरली मिक्स्ड फॉरेस्ट है। और उसके बाद ये एक यूनिक जगह बनता है, साथ में कल्चरल। तो ये एक नेचर प्लस कल्चर का साइट को उन्होंने बोला। जैसे धुरवा जनजाति के लोग हैं जो बास्केट्स में, जैसे हमारे यहाँ पे इनको सबसे ब्रेवेस्ट ट्राइब बोला जाता है हमारे यहाँ पे। सारे ब्रेव हैं, जैसे यहाँ पे जितने फाइटर्स निकले हैं यहाँ से, वो यहीं इसी जगह से निकले हैं। तो ये सारे ब्रेव ट्राइब्स हैं। वो बास्केटर, यानी उनका बांस में जो हमारी टुक्की जो बनती है, गोंचा फेस्टिवल है एक बहुत फेमस है, टुक्की बनती है। उस टुक्की में जो बैम्बू का यूसेज होता है वो भी वहीं से निकलता है। तो कल्चर के ये जो धुरवा जनजाति के लोग होते हैं वो कांगेर वैली के आसपास ही रहते हैं। अच्छा। तो जैसे कोटमसर के हुआ, जो अभी डुडमा रास है, डुडमा रास के बारे में भी मैं कहूँगा कि वो अभी उसे वर्ल्ड टूरिज्म
का बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला था इंडिया का। वाह, हम लोग गए थे दिल्ली और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, यानी बहुत यूनिक कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल। उसको UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पोटेंशियल अपनी लिस्ट में रखा है कि वो उसमें वो सारा मटेरियल अवेलेबल है जो बेस्ट टूरिज्म विलेज बन सकता है ग्लोबली, नॉट इंडिया। तो इतना पोटेंशियल, हम यूनेस्को साइट्स में आ रहे हैं, हम वर्ल्ड टूरिज्म साइट्स में आ रहे हैं। तो बस्तर के जो बस्तर दशहरा भी है, मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का यानी कॉन्सेप्ट बनने का उसमें भी एस्पेक्ट है। तो हमारे पास कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर हर वो एक एलिमेंट है, इसीलिए यूनेस्को ने उसको मैं यानी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ। हमारे वजह से ये पॉसिबल कभी नहीं हो पाता। ओके जीत भैया, बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार कोई बस्तरिया मेरे सामने मेरे आसपास बैठा हुआ है और हम लोगों ने बहुत चर्चा की है इस विषय में। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने इस पॉडकास्ट पे आए और पहली बार 2 बस्तरिया एक साथ जब मिल बैठे तो हम लोग बहुत बात करें, और भी ये बात होगी। बिल्कुल, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमेशा इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करें। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यानी ऐसा लग रहा था कि जुड़ाव हमारे हाँ फूड पे हो रहा था, फूड पे हो रहा हम था। इसमें हमारे पास कितना आइडिया है। मुझे ये भी लगता है कि हम बस्तर वासी जो हैं फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, हमको चैनलाइज करना चाहिए, हमको सबको मिल के बैठना चाहिए, एग्जैक्टली डिस्कशंस करने चाहिए, आइडियाज़ को रोड मैप में एग्जीक्यूट बनाना चाहिए, प्लानिंग्स करना चाहिए। राइट। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से आप ऐसे लोगों को और बुलाएं और हमें एक ऐसे कम्युनिटी क्रिएट का बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि आपके साथ कम्युनिकेशन रहे और हमेशा हम मिलके एक अच्छा भविष्य दे पाएँ इस बस्तर जिला को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।